नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाबा साहेब अम्बेडकर और संस्कृत से जुड़े एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी संस्कृत की जिसके मास्टर अम्बेडकर साहब के कान में शीशा पिघलाकर डालने की बात करता था। और इस वीडियो की प्रामाणिकता के लिए आप सबसे पहले न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं, जहां से मैंने जानकारियां ली हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि संस्कृत को आधिकारिक भाषा क्यों बनाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृत को लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन होगा कि संस्कृत देश की आधिकारिक भाषा क्यों नहीं हो सकती। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है। संस्कृत में लिखे मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को जलाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर संस्कृत के इतने बड़े पक्षधर क्यों और कैसे बन गए थे। और सबसे लास्ट में हमारे पूर्व सीजीआई शरद बोबड़े साहब ने संस्कृत को लेकर क्या सुझाव दिया था, उसको भी जानेंगे। दोस्तों, आपको इन सभी सवालों का सटीक जवाब मिलेगा, लेकिन वीडियो को बीच में ना छोड़ें। और एक बात और सबसे खास है कि इस टॉपिक पर आपको कोई वीडियो इतना सटीक नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, 11 सितंबर 1949 के नेशनल हेराल्ड में एक खबर छपी जिसकी हेडलाइन थी संस्कृत के साथ अम्बेडकर। इस समाचार के अनुसार भारत के कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन लोगों में शामिल थे जो संस्कृत को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा बनाने की पैरवी कर रहे थे। पूर्व सीजीआई शरद बोबड़े ने यह भी कहा कि हमारा प्राचीन पाठ न्यायशास्त्र है और वह अरस्तु और फारसी तर्क से थोड़ा सा भी कम नहीं है। और ऐसा कोई भी कारण हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं होता कि हम अपने पूर्वजों की प्रतिभाओं को त्यागें या फिर उसे नजरअंदाज करें या फिर उससे लाभ न उठाएं। कहने का अभिप्राय यही है कि जब उसमें कोई कमी नहीं तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। साथियों, जो भारतीय न्यायिक प्रणाली है वह अंग्रेजों से विरासत में मिली है। वह तर्क का प्रयोग करती है और तर्क का मूल स्रोत है अरस्तु। चूंकि आप जानते हैं कि यूरोप में एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसे हम अंधकार का युग कहते हैं, और इन्हीं दार्शनिकों ने यहाँ पर तर्क के माध्यम से नई चेतनाएं लाई। फिलहाल यहाँ केवल दार्शनिक की ही भूमिका नहीं थे, कुछ और भी व्यक्ति थे, लेखक थे, चित्रकार थे। कई व्यक्तियों के कारण यहाँ पर चेतना आई थी, तो हम इसका श्रेय केवल दार्शनिकों को ही नहीं दे सकते। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए ये बात बताई। इसके साथ साथ लेकिन जो भारत में जिस तरीके से न्याय शास्त्र का विकास हुआ है वह अरस्तु या फारसी तर्क पद्धति से तनिक भी कमतर नहीं है। यह बहुत गंभीर बात साहब ने बताई और हम सभी को इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए। वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि संस्कृत पूरे देश को भाषाई एकता के सूत्र में बांधने वाली एकलौती भाषा हो सकती है। उनका मानना था कि देश की आज़ादी के बाद अंग्रेजी को कम से कम 15 साल तक देश की आधिकारिक भाषा बनाए रखा जा सकता है, जब तक संस्कृत पूरी तरीके से स्वीकार्य भाषा न हो पाती। डॉक्टर अंबेडकर ने देश की आज़ादी के तुरंत बाद गठित राष्ट्रीय भाषा व्यवस्था परिषद को संस्कृत को भारतीय संघ की राजभाषा बनाने का सुझाव दिया था। साथियों, इसके पीछे एक और कारण था कि अंबेडकर साहब इस बात से आशंकित थे कि आज़ाद हिंदुस्तान कहीं भाषाई झगड़े की भेंट पर न चढ़ जाए। जैसा कि अतीत से आज तक आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु खुद पर हिंदी थोपने का आरोप लगाता रहा है। अगर आप इसका कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें भाषाई झगड़े को लेकर जो विवाद है और तमिलनाडु में जो हिंदी की स्थिति है वो सभी बातें अतीत से लेकर आज तक मैंने डिस्कस की है। आप उसे जरूर देखें, एंड स्क्रीन में उस वीडियो को मैं लगा दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों, देश में भाषा को लेकर कोई विवाद ना हो, इसलिए जरूरी है कि राजभाषा के रूप में ऐसी भाषा का चुनाव हो जिसका सभी बराबर से आदर करते हों। अंबेडकर जानते थे कि संभावना सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत में ही हो सकती है। उन्हें भरोसा था कि संस्कृत के नाम पर देश में कहीं पर कोई विवाद नहीं होगा। इसीलिए सभी भारतीय भाषाओं में से किसी एक को राजभाषा बनाने पर बहस जब पूरी हो गई थी तो अंबेडकर ने संस्कृत को राजभाषा के रूप में रखने का प्रस्ताव रखा। वही है ना कि हम लास्ट में आकर मैच फिनिश कर देंगे, वैसे ही कुछ कंडीशन अंबेडकर साहब की यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यह अंबेडकर की राय थी कि
क्योंकि तमिल जो है वह उत्तर भारत में स्वीकार नहीं है और इसका इसीलिए यहाँ पर विरोध किया जाता है। वहीं जो दक्षिण भारत है वहाँ पर हिंदी का विरोध किया जाता है, लेकिन उत्तर भारत हो या फिर दक्षिण भारत हो, यहाँ पर संस्कृत के विरोध की संभावना कम है, इसीलिए वे इसके पक्षधर थे। अब आशा करता हूँ आप थोड़ी सी बात को समझ पाए होंगे, अभी बहुत सी बातें समझना बाकी। दोस्तों, आप जान ही रहे हैं कि अंबेडकर को न केवल कानून का ज्ञान था, बल्कि वह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को भी अच्छी तरीके से जानते थे। वह जानते थे कि देश के गरीब को क्या चाहिए, उन्हें इन सभी पहलुओं के बारे में पूरी जानकारी थी। अंबेडकर ने न केवल अदालत की वकालत की थी, बल्कि उन्होंने समान सामाजिक न्याय के लिए सड़कों पर संघर्ष भी किया था और इसीलिए उन्होंने संस्कृत का प्रस्ताव रखा था। लेकिन यह सफल नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं था कि कोई और इनकी बात से सहमत नहीं था। इस प्रस्ताव में उनके साथ भारत के विदेश मामलों के उप मंत्री डॉक्टर BV केस्कर और बंगाल से आने वाले सांसद नजीरुद्दीन अहमद भी थे। बाबा साहेब अंबेडकर से इस संबंध में सवाल पूछने पर उन्होंने PTI के संवाददाताओं से कहा कि क्यों, संस्कृत में क्या दोष आपको दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ अंबेडकर ने कहा कि विधान परिषद राजभाषा पर विचार करते समय इस संशोधन पर भी विचार करेगा। संस्कृत के पक्ष में राजभाषा संशोधन पर हस्ताक्षर करने वाले में अंबेडकर के साथ पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र जो कि बंगाल से आते थे, वहीं पंडित TT कृष्णमाचारी जो कि मद्रास से आते थे, इसके साथ साथ और अन्य 15 लोग भी शामिल थे। वही बात मैंने बताई कि केवल ये बात अंबेडकर साहब ही नहीं कह रहे थे, उनके साथ कुछ दिग्गज नेता और भी शामिल थे जो संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाए जाने के पक्षधर थे। साथियों, अंबेडकर ने इन सदस्यों के साथ जो प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार को सौंपा था, उसमें 3 बिंदु थे। पहला, भारतीय संघ की भाषा को संस्कृत बनाया जाना चाहिए और दूसरा प्रस्ताव था कि आज़ादी के शुरुआती 15 सालों तक अंग्रेजी आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग में भले आते ही रहे, परंतु संस्कृत इसके समानांतर राजभाषा के रूप में काम में ली जाए। जैसे ये हो गई मान लीजिए इंग्लिश की लाइन और ये हो गई संस्कृत की लाइन। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इसके ये जो है मेन लाइन हो जाए, लेकिन इसके समानांतर संस्कृत की लाइन जरूर चलनी चाहिए और जब 15 साल बीत जाए तो इस लाइन अर्थात इंग्लिश वाली लाइन को खत्म कर दिया जाए और मुख्य लाइन बन जाए संस्कृत। तो वही बात यहाँ पर बताया गया। संसद अंग्रेजी को सिर्फ 15 साल तक काम में लेने का कानून बना दे, यह प्रस्ताव का तीसरा बिंदु था। अंबेडकर का यह सुझाव उस प्रस्ताव के संशोधन के लिए था जिसमें राष्ट्र भाषा व्यवस्था परिषद अपने 3 प्रस्ताव अगस्त 1949 को सरकार को दे चुकी थी। तो जो प्रस्ताव दिया गया था उसके अपोजिट एक तरीके से इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और अंबेडकर के सुझाव के बाद ही इसे आर्टिकल 351 में शामिल किया गया था। साथियों, अब हम सवालों का सेकंड पार्ट देखेंगे, बट इसमें जो धर्म वाला है उसे सबसे लास्ट में देखते हैं। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, फिर किसी और भाषा की जरूरत क्यों? तो इसके जवाब में बोबड़े साहब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कई हाई कोर्ट हैं जहां पर वकीलों और फरियादियों ने यह मांग रखी कि उन्हें अपने मामलों को हिंदी में दर्ज कराने की इजाजत दी जाए। अदालत ने उनकी मांगों को मानते हुए जरूरी संशोधन भी किए। बेशक अदालतों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन वकील हिंदी में बहस करते हैं। ये भी तो जरा सोचने वाला प्रश्न है। हालांकि जज आदेश अंग्रेजी में ही देते हैं, ऐसे में अदालत में अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा के होने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे पूर्व CJI का कहना है। वहीं बोबड़े साहब संस्कृत को वैज्ञानिक रूप से नियोजित करने की भी बात करते हैं। उनका कहना है कि अगर उचित लगे तो संस्कृत को अंग्रेजी के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि अंबेडकर साहब ने कहा था। हालांकि बाहरी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वह अंग्रेजी के इस्तेमाल को ही सही मानते हैं, क्योंकि आप संस्कृत यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं। अगर आप बाहर जाएंगे तो वहाँ तो सबको संस्कृत आ नहीं रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अंग्रेजी का ही बोलबाला है, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश यूज करना ही पड़ेगा। अब साथियों, हमें अगला प्रश्न देखना है कि क्या धर्मनिरपेक्ष इस्तेमाल में सक्षम है संस्कृत या नहीं। साथियों, संस्कृत को अक्सर धर्म के साथ जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म के ज्यादातर बड़े ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि
क्या बाकी लोग संस्कृत को धार्मिक नजरिए से नहीं देखेंगे, क्योंकि भारत में और भी धर्म के लोग रहते हैं? और इसके जवाब में बोबड़े साहब कहते हैं कि संस्कृत का करीब 80 से 90% साहित्य ऐसा है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं संस्कृत के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष भाषा का सुझाव दे रहा हूँ, क्योंकि इसे सभी इंडो यूरोपीय भाषाओं की जननी माना जाता है। आम आदमी बड़े अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पूर्व CGI शरद बोबड़े ने कहा कि संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाने का मतलब किसी धर्म को बढ़ावा देना नहीं होगा। 95% संस्कृत का किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है, बल्कि इसका संबंध तो फिलॉसफी, कानून, विज्ञान, साहित्य, फिनेटिक्स, आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी से है। पूर्व CGI शरद बोबड़े ने संस्कृत को धर्मनिरपेक्ष इस्तेमाल के लिए सक्षम बताया। उन्होंने कहा कि संस्कृत को किसी धर्म से जोड़े बिना एक भाषा के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे प्रोफेशनल कोर्स में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इसके लिए एक शब्दकोश तैयार करना होगा और भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में शामिल करना होगा। ये सुझाव कौन दे रहा है? हमारे पूर्व CGI शरद बोबड़े साहब दे रहे हैं संस्कृत को लेकर। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि उर्दू में भी क्या संस्कृत के मूल शब्द शामिल है? तो उन्होंने कहा कि संस्कृत नॉर्थ या साउथ की भाषा नहीं है। यही बात तो अंबेडकर साहब ने कहा था। ये ऐसी भाषा है जो क्षेत्रीय भाषाओं के साथ बनी रह सकती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसा भाषा विशेषज्ञों की सलाह के बाद कह रहा हूँ जो मानते हैं कि भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में बातचीत करते समय भी कई संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल होता रहता है। हिंदी, तेलुगु और बंगाली और यहाँ तक कि कन्नड़ में भी 60 से 70% शब्द संस्कृत के ही होते हैं। यहाँ तक उर्दू के भी जो शब्द हैं वहाँ पर संस्कृत के भी शब्द मिल जाते हैं। इसीलिए संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। यही नहीं, एक सर्वे बताता है कि देश में मुश्किल से 2 से 3% लोग ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाते हैं और समझ पाते हैं। और साथियों, मैं भी उसी 2 से 3% वाले में शामिल हूँ। अब आइए जानते हैं कि जस्टिस बोबड़े भाषा के बारे में सरकार को क्या सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि सरकार के आधिकारिक कामकाज के लिए हिंदी भाषा को धीरे धीरे बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, किसी भी आधिकारिक कामकाज के लिए अंग्रेजी के उपयोग पर पाबंदी लगाना चाहिए। संविधान निर्माताओं के मन में यह बात थी कि संस्कृत ऐसी भाषा है जिसका इस्तेमाल राजभाषा को समृद्ध बनाने के लिए किया जा सकता है, तो फिर इसे हमारी पहली या दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। साथियों, बोबड़े साहब चरणबद्ध तरीके से संस्कृत को बढ़ावा देने की बात करते हैं। उनका यह भी कहना है कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि संस्कृत तत्काल पहली या दूसरी आधिकारिक भाषा बना दी जाए, लेकिन इस दिशा में प्रयास तो किया जाना चाहिए। इसे अपने शुद्ध रूप में और शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सबसे पहले संस्कृत को सरकार की सेवाओं और विश्वविद्यालय स्तर पर पेश किया जा सकता है। ये रहा पूरा इतिहास जिसमें मैंने पूरी बातें आपके समक्ष प्रस्तुत की और आशा करता हूँ आपको सभी बातें सही तरीके से समझ में आई होंगी। और आपसे निवेदन है कि सपोर्ट करने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो शेयर करें। और ये दोनों काम आपके द्वारा ही किया जा सकता है। मैंने अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है इसे संभालने और दूर तक पहुँचाने की। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।